कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर ली बता रहा होता है उन्होंने मेरे माता पिता को मारने के लिए एक भयानक जानवर का इस्तेमाल किया और मुझे काफी सारा कर्ज में डुबा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी उसी तरह से मारने की कोशिश की जैसे कि उन्होंने मेरे माता पिता को मारा था। क्या मुझे यहाँ पर एक कमजोर की तरह चुपचाप मर जाना चाहिए? लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपने जीवन को उन जैसे दरिंदों के हाथों से कंट्रोल होने नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर जरूर उनसे बदला लूंगा और मैंने यहाँ पर जिस जिस चीज को खो रखा है उन सभी चीज को वापस हासिल करूंगा। और जिन दरिंदों ने मेरी फैमिली का कत्ल किया था मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका ऐसा हालत कर दूंगा कि वो यहाँ पर अपनी मौत की भीख मांगेंगे। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग यहाँ पर ली को धमकाते हुए बता रहे होते हैं यहाँ पर तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम यहाँ पर अपने कर्ज को नहीं चुकाओगे। इसके अलावा जो बाप का कर्ज होता है वो यहाँ पर बेटे को ही चुकाना पड़ता है, इसलिए तुम्हें जैसे भी करके इस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता क्योंकि उसके पेरेंट्स माइनिंग करते टाइम ही मरे हुए थे। इसका मतलब उल्टा उसको यहाँ पर कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा बेरहम थे। वो यहाँ पर ली के ऊपर बिना दया दिखाकर उसे जान से खत्म करने लगते हैं। ली काफी ज्यादा दर्द में रोते हुए बताने लगा, आखिरकार क्यों? क्या यहाँ पर कमजोरों को जीने का अधिकार नहीं है? अब वहां पर एक इंसान उसको मारते हुए बताता है, जब तुम यहाँ पर अपने पावर को अवाकन करने में कामयाब हो गए तब हम सभी के अंदर जीने का उम्मीद जागेगा। भले यहाँ पर हजारों लोगों में से केवल एक इंसान ही अपने पावर को अवाकन कर सकता है, इसलिए यहाँ पर किसी न किसी को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ली के बॉडी से पूरा ब्लड ही ब्लड बाहर आ रहा होता है। उसने खुद से ही कहा, क्या मैं यहाँ पर अब इस तरह से मरने वाला हूँ और मुझे इस तरह का दर्द क्यों सहना पड़ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर एक कमजोर इंसान हूँ। मतलब यहाँ पर जो कोई भी कमजोर है उसका लाइफ एंड डेथ उसके हाथ पर नहीं होता। एक मॉन्स्टर आता है और बड़ी बेरहमी से अपने हाथ को ली के बॉडी के आर पार कर देता है। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात ये होती है, जैसे ये वो मॉन्स्टर ली को जमीन पर फेंक के अपने पैर से उसको कुचल कर जान से खत्म करने वाला था, तभी वहाँ पर उसके बॉडी से कुछ अजीब तरह का फिल्म बाहर निकलने लगा। साथ ही में कुछ डाटा एनालिसिस पे प्रोग्रेस होने लगता है। अचानक से वहां पर ली का शैडो सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कहा जाए तो उन हजारों लोगों में से एक बन गया था जिसने यहाँ पर अपने पावर को अवाकन कर लिया है। अब कहानी जाता है पास्ट में, जहाँ पर इंटर डायमेंशनल माइनिंग का सीजन चल रहा था। मेन कैरेक्टर ने कहा, मेरा नाम ली है और मेरा रोज का काम अपने जीवन को जोखिम पर डालते हुए एक सूट को पहनकर दूसरे डायमेंशन पर जाके एनर्जी स्टोन को खोदना है, जो कि एक रेडिएशन जोन भी है। और यहाँ पर हजारों इंसानों में से केवल एक को ही अपने पावर को अवाकन करने का चांस मिलता है, लेकिन ये रेडिएशन उतना ही ज्यादा घातक भी है। और यहाँ पर इंसानों की कुछ मजबूरी ना होती तो आखिरकार कौन इंसान इस तरह के खतरनाक सूट को पहनकर दूसरी दुनिया पर काम करना चाहेगा। और वहाँ पर उनका सुपरवाइजर ली को बताता है, इस मंथ पर उतना अच्छा बुरा काम भी नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यहाँ पर एक साल में ही अपने माता पिता के कर्ज को चुका सकते हो। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर पूरे 5 साल तक काम करोगे तो तुम अपना ही एक छोटा सा अपार्टमेंट लेने में कामयाब हो जाओगे। ली भी हंसते हुए बताता है, वो यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ में काम करेगा। लेकिन वो मनी मन में कह रहा था, तुम सब लोग यहाँ पर एक हार्टलेस इंसान हो। अगर मैं यहाँ पर अपने कर्ज को चुकाऊंगा तो मैं 1 मिनट के लिए भी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा और पूरे 5 साल के लिए तो तुम खुद यहाँ पर काम कर सकते हो। और वो लोग वहाँ पर एक ट्रक में बैठकर माइनिंग करने के लिए दूसरे डायमेंशन की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ पर रास्ते में ली के जैसे ही बूढ़े वर्कर ली के बारे में बात करने लगते हैं। जहाँ पर एक इंसान ने कहा, पूरे 3 साल पहले उसके माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उसको यहाँ पर कंपनसेशन मिलने के बजाय उसको और भी सारा कर्ज लगा दिया, इसलिए उसे कर्ज के वजह से यहाँ पर वो काम करने में मजबूर हो रखा है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि यांजी कॉर्पोरेशन जो कि एक कंपनी है, उसने ली के ऊपर दबाव डालते हुए ये कहा था कि यहाँ पर उसके माँ बाप ने पूरे $1 मिलियन की लॉस की है। एक दूसरे इंसान ने कहा, यहाँ पर यांजी कॉर्पोरेशन ने लड़की को काफी ज्यादा कमजोर देखकर ये सब कहा है। अब उसको यहाँ पर जैसे भी करके उस कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अब वो यहाँ पर उन मरे हुए उसके माँ बाप के साथ में तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि बच्चे को काम करवा कर यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा वसूल कर सकते हैं। वहीं पर लिए के दिमाग पर उन्होंने कहे हुए कमजोर शब्द लगातार चल रहा होता है। उसने कहा, यहाँ पर कभी कभी इंसान
खुद कमजोर नहीं होता। यहाँ पर कमजोर बनाने वाले तो ये सोसाइटी और ये अजीब तरह का दुनिया है। अब सभी लोग कुछ समय के बाद एक केव के पास पहुंच चुके थे। सभी उस ट्रक से नीचे उतरकर केव के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पर सुपरवाइजर ने कहा अब यहां पर काम करने का समय आ चुका है, इसलिए सभी तैयार हो जाओ। लेकिन वहां पर अचानक से जमीन हिलने लगा, इसलिए एक इंसान के हाथ से एक बॉक्स जमीन पर गिर जाता है। वहां पर कुछ लोगों को लगता है जरूर यहाँ पर अर्थक्वेक आया होगा। दूसरे ओर करने कहा उसने कभी भी नहीं सुन रखा है कि यहाँ पर बाकी डायमेंशन पर भी अर्थक्वेक आते हैं। साथ ही में वो यहाँ पर काफी सालों से काम कर रहे थे और उन्होंने इससे पहले अर्थक्वेक के बारे में कभी भी नहीं सुन रखा था। अब उन लोगों को लगने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर मॉन्स्टर की वजह से ही जमीन हिल रहा होगा। वो बात करने लगते हैं अब हमें यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा होता है कि पहले यहाँ पर इंटरडायमेंशनल ह्यूमनॉइड्स रहा करते थे, जो कि बॉग और बीस्ट क्लान से भी ज्यादा टॉप होते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। सभी और कर उस जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन वहां पर सुपरवाइजर सभी लोगों को रोकते हुए बताता है तुम यहाँ पर फालतू की बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये जगह 3 साल पहले ही अवाकन द्वारा क्लियर कर दिया गया था, इसलिए अब यहाँ पर एक भी ह्यूमनॉइड्स मौजूद नहीं है। अब वो इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां पर एक काफी खतरनाक ह्यूमनॉइड्स आकर आपने एक ही फिंगर से उसका काम तमाम कर देता है। उनके सामने तो इंसान कीड़े मकोड़े की तरह ही लग रहे होते हैं। आपने सुपरवाइजर को उस अवस्था पर और उन ह्यूमनॉइड्स को देखने के बाद वहां पर बाकी ओर कर काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही में वहां पर और भी सारे ह्यूमनॉइड्स आने लगते हैं, इसलिए सभी ओर कर अपना जान बचाते हुए ट्रक की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन वो यहाँ पर एग्जिट से पूरे 10 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ह्यूमनॉइड्स बड़ी बेरहमी से इंसानों को मारने लगते हैं। वहीं पर ली के पीछे भी एक ह्यूमनॉइड्स पड़ रखा था। ली अपना जान बचाते हुए उस जगह से भाग रहा होता है। साथ ही में वो ये भी सोच रहा था कि क्या वो उस जगह से भागने में कामयाब हो जाएगा जिसके पीछे काफी खतरनाक ह्यूमनॉइड्स पड़ रखे होते हैं। अब इतने में ही एक वर्कर काफी तेज से आकर ली के ऊपर टकराता है, जिसके वजह से ली दूर जाकर गिरा। साथ ही में वह थोड़ा घायल भी हो जाता है। वहीं पर उसके बाकी फ्रेंड्स ट्रक में बैठकर उस जगह से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो ली को अपने साथ में नहीं ले जाते। ली बस चिल्लाता ही रह गया। लेकिन ली की टीममेट जो ट्रक को लेकर उस जगह से भाग रहे थे वो उस जगह से भागने में कामयाब नहीं होते, क्योंकि ऊपर से एक ह्यूमनॉइड्स आकर सीधा उनके ट्रक के ऊपर अटैक कर देता है। उसने ट्रक के अंदर अपने हाथ से होल बनाकर दोनों को पकड़कर उस जगह से बाहर निकाल लिया। वहीं पर ट्रक पलटने की वजह से उसमें आग लग चुका था। ह्यूमनॉइड्स काफी तेजी से जो ट्रक के तरफ जा रहे थे, ट्रक ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर वो दूर जाकर गिरते हैं। कुछ ह्यूमनॉइड्स तो आग लगने की वजह से वहां पर मर भी जाते हैं। उनको उस तरह से जलता हुआ देखकर ली को पता चल जाता है कि उनका कमजोरी तो यहाँ पर फायर है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो बाकी ह्यूमनॉइड से बचने वाला था। अचानक से एक ह्यूमनॉइड आकर ली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ली उस ह्यूमनॉइड के अटैक से बचते हुए पीछे जाकर एक मसाल को पकड़ लेता है। और जैसा कि उसने यहाँ पर सोच रखा था, ह्यूमनॉइड्स भी उस मसाल से डर के पीछे हटना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पर ली अपने सभी टीममेट को बताने लगा यहाँ पर जो ह्यूमनॉइड्स है ये फायर से डरते हैं और यहाँ पर फायर उनका कमजोरी है। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है आज से करीब 10 साल पहले इस दुनिया पर एक मिस्टीरियस गेट ओपन हुआ था, जिसमें से दूसरे डायमेंशन से काफी सारे मॉन्स्टर और बीस्ट निकलकर इस अर्थ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर रेडिएशन द्वारा जिस इंसान का पावर अवाकंठ हुआ था उनके पास से मॉन्स्टर के साथ में लड़ने की ताकत होती है। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस बिंग ए पेयर होने की वजह से ना तो इंसानों के पास गेट क्लोज करने की पावर मिली, बल्कि इसने एनर्जी सोर्सेज की खोज और विकास का नया युग भी शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से हम यहाँ पर एडवांस बिंग नहीं है, हम बस ऑर्डिनरी इंसान है जिसके पास ना तो कुछ पावर है ना तो कुछ स्ट्रेंथ। इसलिए हमें यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने के लिए अपने पास जो कुछ भी है वो खत्म करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मॉन्स्टर से बचकर भागने की ताकत भी नहीं है। अब वहाँ पर ली के कहने पर बचे हुए सभी लोग काफी तेजी से आकर मसाल को पकड़ने लगते हैं। हालांकि वो कुछ समय के लिए तो मसाल से उन ह्यूमनॉइड्स को रोक सकते थे, लेकिन ज्यादा समय तक वो काम नहीं करने वाला था, क्योंकि वहाँ पर जलता हुआ आग कुछ समय के बाद मर जाएगा और दोबारा ह्यूमनॉइड्स उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार डालेंगे। अब इतने में ही ली के दिमाग पर स्टोरेज रूम का ख्याल आता है, जिसके अंदर कुछ पेट्रोल मौजूद था। वो यहाँ पर जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं आते तब तक उसको यूज करके वहां पर एंट्रेंस को ब्लॉक करके मॉन्स्टर से बच सकते थे। अब वहां पर सभी लोग
एक सर्कल बनाकर धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगते हैं जहाँ पर पेट्रोल मौजूद था। अब थोड़ा पीछे जाने के बाद ली ने पेट्रोल को जमीन पर गिराने के लिए कहा। अब उसका एक टीममेट एक पेट्रोल के ड्रम को जमीन पर गिरा देता है, जो पेट्रोल एक ह्यूमनॉइड्स तक पहुंच गया। इसी चीज का फायदा उठाकर अब कुछ लोग उस पेट्रोल पर मसाल फेंक देते हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूमनॉइड्स वहां पर जलकर मारा गया। अब वो लोग उस स्टोरेज रूम यानी कि उस केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ली का एक टीममेट उसको थैंक्स कहता है, क्योंकि वो यहाँ पर ली के वजह से ही जिंदा बच पाए थे, वरना अब तक तो बाहर ही वो ह्यूमनॉइड्स का शिकार बन चुके होते। अब इतने में ही उनको अपने पीछे एक स्टैचू दिखाई दिया, जिस स्टैचू को उन्होंने बहुत समय पहले ही माइनिंग करते समय ढूंढ रखा होता है। और वो स्टैचू यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि सुपरवाइजर उसको ब्लैक मार्केट पर बेचना चाहता था। वहीं पर उस स्टैचू को देखने के बाद ली को कुछ अलग हो रहा होता है। साथ ही में उसको यहाँ पर पता चल जाता है कि उनके आसपास सेक्टर 7 मौजूद है, इसलिए वो उनसे कांटेक्ट करके रेस्क्यू के लिए मदद मांगते हैं। लेकिन उधर से रिप्लाई आता है वहां पर रेस्क्यू टीम को आने पे कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए उनको खुद यहाँ पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। और वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 2 घंटा बहुत ज्यादा था। तब तक तो उनके सूट का हेल्थ भी खत्म हो जाएगा। अब वो चिल्लाते हुए उन्हें जल्दी आने के लिए कहते हैं, लेकिन दूसरे साइड से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। अब वो लोग डर के मारे काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इस तरह से मरना नहीं चाहते थे। उनकी बीवी बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके सूट के अंदर केवल 1 घंटे के लिए ही बैटरी बचा हुआ था। कुछ लोग उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर अपने मौत का इंतजार करने से अच्छा बाहर जाना ही उन्हें बेहतर लगने लगा। वहीं पर ली के सूट पर भी उसका यहाँ पर जो बैटरी होता है वो 60% हो चुका था, जो कि अब यहाँ पर लो हो चुका होता है। इसलिए वो यहाँ पर इसी चीज का उम्मीद कर रहा होता है कि रेस्क्यू टीम जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। अब इतने में ही वहाँ पर उसके कुछ टीममेट कुछ वेपन को पकड़कर उन्हें रोकते हुए बताते हैं, यहाँ पर हमारा सूट रेस्क्यू आने तक काम नहीं करेगा, इसलिए अब यहाँ पर इस सिचुएशन पर किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस होना ही पड़ेगा। जिनमें से वो एक बुढ़े आदमी और ली को चूज करते हैं। एक इंसान ली की तरफ अपना वेपन पॉइंट करते हुए बताता है, यहाँ पर तुम्हारे पास काफी सारा कर्ज है, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा तुम्हारे वजह से दूसरा इंसान जिंदा बच पाएगा, इसलिए तुम यहाँ पर चुपचाप अपने सूट का बैटरी मुझे दे दो। ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही उस इंसान ने ली के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि ली यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा था। ली के हाथ पर काफी ज्यादा दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर घुटने के बल बैठ जाता है। अब वो ली के सूट को यहाँ पर निकालते हुए कहते हैं, अब तुम यहाँ पर रेडिएशन के कांटेक्ट पर आ जाओगे, उसके बाद तुम्हारा पावर अवाकन हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर अपने पावर को अवाकन करने में कामयाब हो जाओगे तो तुम हमारे सेवियर बन सकते हो। ली उनको डांटते हुए खुद से ही कह रहा होता है, अगर यहाँ पर मेरे पावर अवाकन हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को मारने वाला हूँ। ली के मुंह से मार्क्स हटने की वजह से उसको रेडिएशन से काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा। वहीं पर वो लोग हंसते हुए बताते हैं, यहाँ पर हजारों लोगों में से केवल एक इंसान के पास ये सुपर पावर अवाकन करने का चांस मिलता है, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा लक मौजूद है। उन्होंने लिए के सूट की बैटरी को यहाँ पर बाहर निकाल लिया। वहीं पर लिए अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से वो खांसने लगता है। और वो ली की बैटरी को लेने के बाद दूसरे इंसान को देखने लगते हैं, जहां पर एक लड़का 2 लड़के को आगे की तरफ धक्का देते हुए उस जगह से भागने लगा, लेकिन वो लोग उसको रोकने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं पर वो लड़का ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया और वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से मारा जाऊंगा तो तुम्हें भी यहाँ पर जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना कहकर उस ट्रक को स्टार्ट कर देता है, जिस ट्रक के अंदर वो स्टैचू मौजूद था। अब वो स्टैचू ठीक वहां पर ली के आगे जाकर गिरता है। वहीं पर दूसरा लड़का उस ट्रक को लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। अगर उस फायर एंट्रेंस को तोड़ देता तो वहां पर कोई भी इंसान उस ह्यूमनॉइड से जिंदा बचने वाला नहीं था, इसलिए बाकी ओर कर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उसको यहाँ पर रोक नहीं पाते। वहां पर फायर एंट्रेंस पूरी तरह से टूट गया, जिसकी वजह से ह्यूमनॉइड्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर ली के आगे जो स्टैचू गिरा था वो अचानक से हंसने लगा। वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था। ली को लगने लगता है कि यहाँ पर कमजोर होने की वजह से ये स्टैचू भी मेरा मजाक उड़ा रहा
रहा है। अब इतने में ही वहाँ पर एक ह्यूमनॉइड्स आकर एक हाथ से ली के सर को पकड़कर उससे उठा लेता है और दूसरा हाथ ली के बॉडी के आर पार कर देता है। और वो याद करने लगता है जब उसके माता पिता का डेथ हुआ था, लोग किस तरह से उसको ट्रीट किया करते थे। यहाँ तक कि उसके रिलेटिव्स ने भी उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया क्योंकि उसके माता पिता के पास काफी सारा कर्ज होता है। अब यहाँ पर लिए इन्वेस्टिगेट करने लगा कि आखिरकार उसके माता पिता का मौत किस वजह से हुआ था, लेकिन एनजी कॉर्पोरेशन वालों को उसके बारे में पता चल जाता है। वो बताते हैं, क्या तुम यहाँ पर सच्चाई को जानना चाहते हो? सच्चाई ये है कि तुम्हारे कमजोर माता पिता रेगुलेशन के खिलाफ जाने की वजह से उनका मौत हो गया। अब हमें यहाँ पर ना तो तुम्हें कंपनसेशन देंगे, इसके अलावा तुम्हारे माँ बाप ने जो भी कंपनी का लॉस किया था उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर $1 मिलियन का कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। वो ली के मुंह पर मारते हुए बताता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें चुपचाप कंपनसेशन एग्रीमेंट में साइन करके हजारों डॉलर को ले लेना चाहिए, लेकिन तुमने यहाँ पर सच्चाई पर जोर दिया। अगर तुम यह नहीं करते तो तुम्हें यहाँ पर इतना सारा कर्ज भी नहीं रखता। अब से मैं हर महीने तुम्हारे पास पूरे इंटरेस्ट के साथ $30,000 लेने के लिए आऊंगा। अगर तुम यहाँ पर हर 15 तारीख को $30,000 नहीं दे पाओगे तो हम तुम्हारा और भी ज्यादा हालत खराब कर देंगे। उसके बाद तुम हमें ब्लेम मत करना। उन्होंने ली को इंटर डायमेंशनल माइनर पर जाके काम करने के लिए कहा क्योंकि वो इसी काम को करके एक महीने में इतना सारा $30,000 अर्न कर सकता था, जहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अब करेंट टाइम पर ली कह रहा होता है, आखिरकार किसने कहा कि कमजोरों को इस तरह से मरना चाहिए। वो पूरे खून से लथपथ जमीन पर पड़ रखा होता है, लेकिन इतने में ही वहां पर जो स्टैचू था वो ली को बताने लगता है, मुझे लगता है तुम यहाँ पर अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो और मुझे यहाँ पर पता चला कि ये बस मौत से पहले का बेमतलब का स्ट्रगल है। ली बताता है, मैं अपने बारे में ये मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्या है? तुम बस एक यूजलेस स्टैचू हो जिसको उस मॉन्स्टर ने ऐसे कुचल दिया कि जैसे कि वो कुछ भी ना हो। जहाँ पर स्टैचू बताता है, अब यहाँ पर केवल मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, इसीलिए तुम अपने बॉडी को मेरे हवाले कर दो। लेकिन लिए काफी ज्यादा दर्द में उसको मना कर देता है क्योंकि वो कभी भी इस तरह के बदसूरत चीजों से कंट्रोल होना नहीं चाहता था। इससे अच्छा तो उसको डेथ ही मंजूर है। वो स्टैचू काफी जोर जोर से हंसने लगा। वहां पर ह्यूमनॉइड्स ली को कुचलकर पूरी तरह से क्रश कर पाता उससे पहले ही वो ली के बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सैलरी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। वहां पर ह्यूमनॉइड को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, वो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। अब वो स्टैचू पूरी तरह से ली के अंदर चला गया था। थोड़ी देर पहले जिस ह्यूमनॉइड ने उस स्टैचू को क्रॉस किया था वो अपने पैर से उसको कुचलकर खत्म कर देता है और यहाँ पर ली का लुक्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था। साथ ही में उसका बॉडी भी यहाँ पर हील हो चुका होता है। उसके बॉडी पर एक खतरनाक आर्मर भी आ चुका होता है। अब इतने में ही वहां पर एक और ह्यूमनॉइड आकर काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब यहाँ पर ली ने केवल अपने फ्लेम से ही उस ह्यूमनॉइड को काफी आसानी से खत्म कर देता है और फिर अब उन लोगों को भी मारने लगा जिन्होंने थोड़ी देर पहले उसे धोखा देकर उसके बैटरी हेल्थ को यहाँ पर लिया होता है। वो चिल्लाते हुए बताने लगते हैं, हम यहाँ पर तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर देंगे। वहीं पर वो स्टैचू अभी भी ली को बता रहा था, आखिरकार मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारा बॉडी तुम्हें वापस दे दूँ तो तुम यहाँ पर क्या करना चाहोगे। वहीं पर ली के टीममेट गिराते हुए उसे माफी मांगने लगते हैं। वो अपनी जान का यहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं। उन्होंने कहा वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, वो तो बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा अगर उन्होंने ली के साथ में ये सब नहीं किया होता तो वो कभी भी एक इवलवर नहीं बन पाता। वो किसी तरह से ली को मनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब ली उनकी बातों को बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं था। अब वो सीधा अपने शैडो की मदद से उनके मार्क्स को उतार देता है, जिसके वजह से अब वो खून की उल्टी करने लगते हैं क्योंकि अब वो यहाँ पर रेडिएशन से इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन उसने वहाँ पर एक तीसरे इंसान को जिंदा छोड़ दिया और फिर वो मार्क्स को लेकर बाकी 2 टीममेट के पास चला जाता है। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ली उनको कुछ भी नहीं करता। वो उन दोनों को वो बैटरी दे देता है। उन दोनों ने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया था। अब वो फिर बाकी ह्यूमनॉइड्स को मारने के लिए उस स्टोर रूम से यानी कि उस केव से बाहर आने लगता है। वहीं पर वो शैडो ली को बता रहा था, इस तरह से तुम खुद यहाँ पर मारे जाओगे क्योंकि अभी तक ली ने यहाँ पर उसके अपने बॉडी का कंट्रोल नहीं दिया होता है। ली ने उसको चुप रहने के लिए कहा क्योंकि उसको किसी के आदेश की जरूरत नहीं थी। उस शैडो ने भी कहा, आखिरकार मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि
क्या तुम अपने मौत के कगार पर भी इतना ही ज्यादा मजबूत हो गए? अब लिए बाहर आता है तो वहाँ पर उसके सामने काफी सारे ह्यूमनॉइड्स होते हैं, जिसके बारे में उसने उम्मीद भी नहीं किया था। उसके पीछे टाइटन शैडो उसको बताता है, या तो फिर तुम यहाँ पर अपने बॉडी का कंट्रोल मुझे सौंप दो, या तो फिर खुद इन मुसीबतों का सामना करो। और मुझे यहाँ पर पहले से ही पता है कि उनको देखने के बाद पहले से ही तुम्हारे पैर यहाँ पर कांपना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा तुम्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि मेरे पावर के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर लिया अपने बॉडी का कंट्रोल उसको नहीं देता और फिर ऊपर उछलती हुए एक ह्यूमनॉइड्स के अटैक से बच जाता है। लेकिन वहाँ पर काफी सारे ह्यूमनॉइड्स होते हैं, पीछे से एक दूसरा आकर अपने मुंह से उसे स्यालो ही करने वाला था, लेकिन इन टाइम पर साइड पर होके वो उससे बच जाता है। साथ ही में वो सोच रहा था यहाँ तक कि यहाँ पर मेरे रिफ्लेक्सेस और स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। अब इतने में ही दोबारा दूसरे ह्यूमनॉइड ने सामने से उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन लिए इस बार नहीं भागता है। वो अपने शैडो पावर को अपने हाथ में इकट्ठा करके उसको काफी जोर का एक पंच मार के पीछे फेंक देता है। वहीं पर टाइटन शैडो अभी भी उसे चिढ़ा रहा था। वहीं पर लिए अपने स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसने खुद से ही कहा, आखिरकार यहाँ पर मेरा पावर इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया। इसके अलावा अब उसको लगता है अगर वो ऐसे ही बिना वेपन के साथ ह्यूमनॉइड के साथ फाइट करेगा तो उन्हें ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब वो अपने शैडो पावर को यूज करते हुए एक शैडो डैगर को बना लेता है। अब इतने में ही एक ह्यूमनॉइड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन लिए काफी तेजी से आगे जाकर अपने शैडो ब्लेड से उस ह्यूमनॉइड को बीच में से अलग कर देता है। अब उसे भी यहाँ पर लगने लगा कि वो भी यहाँ पर एबनॉर्मल तरीके से उन्हें मार सकता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपने पावर को अवाकन करके एक ही भलबर बन चुका हूँ। अब दोबारा दो ह्यूमनॉइड्स ठीक उसके आगे आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिए उनसे फाइट करने के लिए तैयार होता है। वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही पीछे से एक दूसरा ह्यूमनॉइड आकर उसके कंधे पर स्क्रैच मार देता है, लेकिन लिए काफी तेजी से पीछे मुड़कर उसके सर को अलग करके बाकी ह्यूमनॉइड के सर को भी पूरी तरह से अलग कर देता है। उसने कुछ ही टाइम पर उन सभी ह्यूमनॉइड्स को खत्म कर दिया। अब वो काफी ज्यादा खुश होती हुए जोर जोर से हंसते हुए वहीं पर जमीन पर सो जाता है, क्योंकि उसने उन सभी को मार दिया था। साथ ही में एक नोटिफिकेशन भी आता है जहां पर लिए फिलहाल ई रैंक पर होता है, क्योंकि अभी उसने यहाँ पर अपने पावर को अवाकन किया है। अब कुछ समय के बाद ली को एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर वो सोया हुआ था। डॉक्टर और नर्स बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ना तो उसके बॉडी में कुछ इंजरी है ना तो कुछ इलनेस, फिर भी अभी तक वो यहाँ पर क्यों होश में नहीं आया है। जहाँ पर डॉक्टर बताता है ये एसेंडर के लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि यहाँ पर उसका स्टेमिना पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है, इसलिए उसके बॉडी को यहाँ पर न्यू लेवल को एडजस्ट करने की जरूरत है। नर्स कहती है क्या वो एक एसेंडर है, यहाँ पर उसका लेवल क्या हो सकता है, जिसके बारे में तो डॉक्टर को भी पता नहीं था। डॉक्टर ने कहा इसके बारे में तो हमें उसके होश आने पर ही पता चलेगा, फिलहाल के लिए हमें दूसरे रूम पर जाके बाकी पेशेंट्स को भी देखना चाहिए। वहीं पर नर्स तो ली की खूबसूरती से फिदा हो चुकी थी। वो उसका तारीफ करते हुए उस जगह से बाहर चले जाती है। उसके जाने के बाद टाइटन शैडो बाहर निकल कर आया, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि यहाँ पर ली लेवल ई रैंक पर होता है। वो कहने लगा आखिरकार ह्यूमन इतना ज्यादा कमजोर क्यों होते हैं। यहाँ पर मेरे स्टेटस और पावर को देखते हुए अवाकंड होने के बाद कम से कम उसको एस रैंक, ए रैंक या तो फिर यहाँ पर कम से कम बी रैंक पर होना चाहिए था, लेकिन ये कमजोर और ट्रेस तो ई रैंक पर है। लेकिन ई रैंक पर होने के बाद भी यहाँ पर इसने शैडो सिस्टम के पावर को एक्टिवेट करना और पहले कोशिश में एक शैडो फॉर्म पर आ जाना वाकई में ये इंटरेस्टिंग है। अफसोस है इस टैलेंट की, वरना यहाँ पर एक ई रैंक वाला मेरे 10,000 पावर का सामना नहीं कर सकता। अब इतने में ही ली भी होश पर आ गया। अपने सामने टाइटन शैडो को देखने के बाद वो कहता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम हमेशा मेरे साथ में क्यों चिपकते रहते हो। जिसको सुनने के बाद टाइटन शैडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले तो वो ई रैंक पर होता है, इसके अलावा वो उससे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था। वो ली को एक लोली ह्यूमन बींग कहते हुए बताता है तुम यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनो, मैं एंशिएंट सुप्रीम इंट्रोपी बुझाने वालों में से एक हूँ, जो कि अदर ओल्ड रियल्म का एक रूलर है। मैं यहाँ पर तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम मुझे अपना शरीर अर्पित कर दो। जब मैं अपने क्लान के गद्दारों से अपना थ्रोन वापस ले लूंगा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब वहां पर ली मन ही मन में कहने लगता है मैंने आज से पहले इस तरह के एंशिएंट सुप्रीम इंट्रोपी के बारे में कभी भी नहीं सुना था। इसके अलावा क्या मैं यहाँ पर इस तरह के ककरोच जैसे दिखने वाले चीज को अपना बॉडी दूंगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। वहीं पर ली मन ही मन में
यहाँ पर टाइटन शैडो के बारे में ये सब बोल रहा होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि टाइटन शैडो उसके अंदर चल रहे बात को भी सुन सकता था। वो बताता है, आखिरकार तुम जैसे कमजोर इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे एक कॉकरोच कहने की, और तुम यहाँ पर ज्यादा बात करना बंद करो और फिर अपना बॉडी चुपचाप मेरे हवाले कर दो। वहीं पर अब ली के दिमाग पर भी और भी ज्यादा बातें चलना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचने लगा, आखिरकार वो मेरी बॉडी को यहाँ पर ऑफर क्यों मांग रहा है? क्या ये एविल स्पिरिट द्वारा पोजेस है, या तो फिर ये मेरे सुंदरता की वजह से ये सब कर रहा है? साथ ही में देखने से वो मेंटल अनस्टेबल भी लगता है, इसलिए यहाँ पर उसको प्रभुक ना करना ही बेहतर होगा। और वो तो यहाँ पर टाइटन शैडो के जेंडर के बारे में भी सोचने लग जाता है। उसको इस तरह से गलत गलत चीज सोचता हुआ देखकर टाइटन सैटर्न को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरह के फालतू चीजें सोच रहे हो? अब वो उसकी टी शर्ट का कलर पकड़ते हुए कहने लगा, आखिरकार मैंने क्यों इस तरह के ई रैंक के ह्यूमन को चूज किया? अगर सिचुएशन गंभीर नहीं होता तो मैं इस ई रैंक के ट्रायल्स को चुनने के बजाय एक बुढ़े कुत्ते को चुनता। अब वो ली को एक गेट के अंदर फेंकते हुए बताता है, मैं तुम्हें पूरे 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुम 3 दिन के अंदर डी रैंक तक नहीं पहुंचोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अब उस गेट के अंदर जाने के बाद ली सोचने लगा, आखिरकार ये कौन सी जगह है? ये तो हॉस्पिटल की तरह नहीं लग रहा। जहाँ पर टाइटन ब्लड बताता है, ये दूसरी दुनिया के गेट के अंदर ई रैंक इंसेक्ट का नेस्ट है और यहाँ पर अब तुम्हारा ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। सभी स्काईबोर्न क्लान के मेंबर को जब यहाँ पर एडल्ट अवस्था पर पहुंचते हैं उनको ये ट्रायल देना पड़ता है। ली खड़ा होकर आगे देखता है तो वहाँ पर एक इंसेक्ट जैसा ही उसके तरफ आ रहा था। वो अपने शैडो ब्लेड को बाहर निकालते हुए कहता है, तुमने यहाँ पर मुझे पोजेस किया है, इसका मतलब यहाँ पर मेरा ट्रायल काउंट शुरू हो चुका है। साथ ही में उसको पता चलता है कि उसके सामने तो एक सील्ड आर्मर बीटल होता है। टाइटन शैडो ने कहा, मैंने यहाँ पर अपना कुछ नॉलेज तुम्हें दे रखा है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और इतने में ही उस बीटल ने काफी तेजी से ली के ऊपर अटैक कर दिया। उसके स्पीड को देखने के बाद ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब ली ऊपर उछलकर पीछे से उसके सेल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा टफ था, उससे एक खरोच भी नहीं लगता। उल्टा उस बीटल ने अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ली हिट होकर पीछे आ जाता है। वहीं पर शैडो टाइटन उसको यूजलेस कहते हुए मजाक उड़ा रहा था। ली काफी ज्यादा गुस्से में बीटल के ऊपर अटैक करते हुए बताता है, यहाँ पर जैसे भी करके मैं फाइट करूं, तुम्हें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टाइटन शैडो भी पूरे एटीट्यूड के साथ में बताता है, लेकिन जब तुम यहाँ पर हारोगे तो तुम भीख मांगते हुए बिल्कुल भी मेरे पास मत आना। वहीं पर अपने ब्लेड से बहुत सारा अटैक करने के बाद उस बीटल को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो ली के ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। ली काफी जोर से जाकर दीवार पर टकराया, उसके मुंह से खून आने लगता है। साथ ही में उसके बॉडी पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड भी लग गया था। वहीं पर टाइटन शैडो उसको कमजोर कहते हुए खड़ा होने के लिए बताता है। अब यहाँ पर ली को पता चल जाता है कि ये ग्रीन लिक्विड तो बीटल का ब्लड है, इसलिए अब वो उसके वीकनेस को ढूंढने लगता है। अब इतने में ही उस बीटल ने काफी तेजी से ली के ऊपर अटैक कर दिया। ली भी काफी ज्यादा गुस्से में एक एबिलिटी को यूज करता है। उसको वहां पर शैडो सेंस को यूज करता हुआ देखकर टाइटन शैडो भी काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर ली ने काफी तेजी से आगे जाकर उस बीटल के एक लेग को यहाँ पर काट देता है। वहीं पर इतना ज्यादा मेहनत करके बस एक लेग को कटता हुआ देखकर टाइटन शैडो तो उसका मजाक उड़ा ही जा रहा था। ली ये बताता है, अब वो यहाँ पर आपने यहाँ पर जो फ्रंट लेग से खुद को डिफेंस नहीं कर पाएगा और उसको उसके वीकनेस को पॉइंट करने में और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसको दूसरे वेपन की जरूरत थी। इसलिए अब वो अपने डेगर को शैडो स्पेयर पर कन्वर्ट कर देता है और फिर सीधा उस बीटल के पेट पर उस स्पेयर को घोप कर काफी आसानी से उसको खत्म कर देता है, जिससे उसको एक एनर्जी स्टोन मिलता है। अब इतने में ही वहां पर वो एनर्जी स्टोन को अपने हाथ पर उसने उठा लिया, जहां पर टाइटन शैडो बताता है ये एक एनर्जी स्टोन है जिससे तुम अपने एबिलिटी लेवल को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। उस एनर्जी स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ली का ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इतने में ही उसको अंदर कुछ होने का एहसास होने लगा, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसलिए टाइटन शैडो अपने शैडो सेंस को यूज करके आगे देखने के लिए कहता है, जहां पर ली पूछता है आखिरकार ये किस तरह का स्किल है। टाइटन शैडो ने कहा, तुम्हें बस यहाँ पर अपने शैडो एनर्जी को अपने आइज पर फोकस करने की जरूरत है, उसके बाद शैडो सेंस स्किल एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ली भी अपने शैडो एनर्जी को इकट्ठा करके शैडो सेंस को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि फिलहाल लेवल 1 पर होता है। उसने जैसे ही अपने शैडो सेंस से आगे की तरफ देखा, उतने में ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है। समय रहते ही ली ऊपर उछलकर उसके अटैक से बचने में कामयाब हो गया। अब
ली को लगता है क्या वो यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं। उसके ऊपर लगातार अटैक होना चालू हो जाता है, यहाँ तक कि लिए शैडो सेंस से उसे देख नहीं पा रहा होता है। इसलिए वो पूछता है क्या यहाँ पर तुम्हारा शैडो सेंस स्किल यूजलेस है, मुझे कुछ भी यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा। टाइटन शैडो बताता है यहाँ पर शैडो सेंस बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमजोर है। ली सोचने लगा क्या यहाँ पर मेरा स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कमजोर है, तो फिर मैं यहाँ पर और भी एनर्जी को गैदर करता हूँ। वहीं पर एक ईरियांग को उस तरह से शैडो एनर्जी को कंट्रोल करता हुआ देखकर टाइटन शैडो काफी ज्यादा हैरान था। उसको तो ये सब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। अब ली को वहाँ पर एक ईरियांग का रीपर बग और स्टिंगर शूटर बग दिखाई देते हैं। वहीं पर टाइटन शैडो को लग रहा था यहाँ पर जरूर उसने उसके नॉलेज को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इतने में ही ली को उस केव के चारों तरफ और भी सारे कॉकरोच दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने शैडो टाइटन को कईयों बार कॉकरोच भी कहा था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। सभी एक साथ में मिलकर ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। ली पीछे आते हुए आपने यहाँ पर पोजीशन पर आता है और अपने हाथ में दोनों शैडो ब्लेड को बनाकर अपने एनर्जी को रिलीज करता है। साथ ही में उसने शैडो सेंस स्किल के दूसरे लेवल को भी अवाकन कर लिया था। एक ईरियांग को ये सब करता हुआ देखकर टाइटन शैडो काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही में ली भी काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है और शैडो सेंस स्किल यहाँ पर सेकंड लेवल पर पहुंचने के बाद उससे उन बग का मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो लगने लगा। अब उसको वहां पर एक इंसेक्ट के बॉडी में कुछ पर्पल कलर का ओरा दिखाई दिया, इसलिए उसको लगता है ये जरूर यहाँ पर उस बग का वीक पॉइंट होगा। टाइटन शैडो भी बताता है शैडो आई के 2 लेवल पर पहुंचने का ये एक नया बेनिफिट है। अगर तुम यहाँ पर एक बार उनके पॉइंट पर अटैक करोगे तो उनका डिफेंस टूट जाएगा। अब यहाँ पर ली भी आपने यहाँ पर न्यू टेक्निक शैडो थ्रोन को यूज करके जमीन पर दे मारता है, जिसके वजह से वहां पर उसने एक ही बार में उन सभी बग को खत्म कर दिया, क्योंकि अचानक से जमीन से कुछ शैडो एनर्जी निकलकर उनके बॉडी के आर पार हो जाता है। अब लिए उनके एनर्जी स्टोन को कंज्यूम करने लगा, लेकिन उसका ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस काफी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जिसके वजह से ली काफी ज्यादा परेशान हो गया। अब इतने में ही उसके आगे और भी कुछ बग आ जाते हैं जो कि साइज में थोड़े बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ली ने यहाँ पर उन सभी मोस्टर को एक ही झटके पर काफी तेजी से खत्म कर दिया। उनकी एनर्जी स्टोन से थोड़ा जल्दी उसका ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस होने लगा। अब इतने में ही वहां पर एक दूसरा बग आकर अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली नीचे झुककर उसके अटैक से बच जाता है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब वो अपने शैडो डेगर को एक शैडो हिप में कन्वर्ट करके उसे भी खत्म कर देता है। वो बग भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। लेकिन वहां पर उन बॉक्स का संख्या घटने की नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक को मारता तो 10 वहां पर आ जाते। अब वो यहाँ पर दोबारा अपने उस शैडो हिप को स्वॉर्ड में बदलकर काफी तेजी से आगे जाकर उन्हें एक एक करके मारने लगा, लेकिन इतने में ही दोबारा काफी सारे बॉक्स आ जाते हैं। इसलिए वह अपनी शैडो एनर्जी से एक ही बार में उन सभी को पकड़कर उन्हें भी मार डालता है। अब यहाँ पर उसको देखने के बाद टाइटन शैडो कहने लगा अब जाकर यहाँ पर कोई इंसान इस पावर के लायक निकला है, लेकिन तुम्हें जो शैडो आई स्किल मिल रखा है वो तुम्हारा सेंस, रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अगर तुम शैडो के ऊपर कंट्रोल हासिल करोगे तो तुम्हें शैडो आई का नाम गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन जो शैडो आई तुम्हें गिफ्ट मिल रखा है वो तुम्हारा मेंटल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है और इस शैडो आई का एक डिमांड भी है। और इसके अलावा तुम ईरियांग के अवाकनर हो, इसलिए तुम पहले से ही अपने लिमिट पर पहुंच चुके हो। इसलिए अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि अब तुम आगे क्या करोगे। यहाँ पर ली का विजन धीरे धीरे कम होने लगा। मोस्टर उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहे थे। एक मोस्टर पीछे से उसके कंधे पर स्क्रैच मार देता है। ली कहने लगा यहाँ पर फाइनली मुझे पावर मिला, मैं इस पावर से अपना बदला ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से कैसे हार मानूंगा। यहाँ पर अब उसके पास उन सभी मोस्टर को मारने के लिए केवल 15 घंटे बचे होते हैं। वो याद करता है यहाँ पर कैसे यांजे कॉर्पोरेशन के दरिंदों ने उसके पेरेंट्स की मौत को हाइड करने की कोशिश किया था। इसके अलावा उन्होंने उसको काफी सारा कर्ज भी लगा दिया, क्योंकि मैं बस यहाँ पर एक आम इंसान हूँ। अब मुझे यहाँ पर पावर मिल चुका है तो मैं सभी चीजों का बदला लूंगा। वो इसी चीज को याद करते हुए उन सभी मोस्टर को मारते ही जा रहा था। अब उसके पास केवल 2 मिनट बचते हैं। इसी के साथ में उसने उन मोस्टर को मार के पूरा ढेर लगा दिया था। साथ ही में उसका डी रैंक ब्रेक थ्रू का प्रोग्रेस भी 95% हो जाता है, लेकिन वहां पर अभी भी
और ज्यादा मॉन्स्टर बचे हुए थे। जहाँ पर टाइटन शैडो ने कहा, यहाँ पर मैंने जो प्रॉमिस किया था उसका टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें जल्दी करना चाहिए। अब यहाँ पर केवल 3 सेकंड बचते हैं, इसलिए ली अपने बॉडी से शैडो एनर्जी को रिलीज करने लगा। उसे ये डर भी नहीं लग रहा था कि इस तरह से उसका बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा। वो बताता है, मैं यहाँ पर सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रिवेंज लेकर ही रहूंगा। अब वहां पर उसने एक ही साथ में उन सभी बग मोस्टर के ऊपर अटैक कर दिया। अब उसने यहाँ पर उस मोस्टर के नेस्ट को पूरी तरह से खाली कर देता है। साथ ही में वहां पर ब्रेक थ्रो करके वो ई रैंक से डी रैंक पर भी पहुंच जाता है, जिसको देखने के बाद टाइटन शैडो उसको कहता है, यहाँ पर तुमने बहुत ही मुश्किल से इसको किया है, इसलिए मैं आज से तुम्हें लिटिल कहकर बुला सकता हूँ। अब इतने में ही ली को वहां पर एक डेगर दिखाई दिया। टाइटन शैडो बताता है, ये इंसेक्ट का नेस्ट मेरे क्लान के लोगों के लिए बिगिनर ट्रायल का फील्ड है और ये डेगर इंसानों के रैंकिंग सिस्टम को यूज करता है। जहां तक मुझे लगता है ये एक ए लेवल का वेपन होगा। लिए उस डेगर को उठाता है जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो टाइटन शैडो को बताता है, ये तो एक सच में काफी बड़ा सोड है और क्या तुम्हारे क्लान के लोग जाइंट है, इसलिए वो इतना बड़ा वेपन यूज कर सकते हैं। जहां पर टाइटन शैडो ने बताया, यहाँ पर उसके शैडो पावर के सामने वो वेपन तो कुछ भी नहीं है। वो अपनी शैडो से उसको कंट्रोल करके उसे यूज करने लगा, लेकिन ली को यहाँ पर उतना ज्यादा वो पसंद नहीं आता। टाइटन शैडो ने कहा, हम इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ली उस सोड को यहाँ पर यूज नहीं करना चाहता था, वो इसको बेचना चाहता था। पर यहाँ पर वेपन को यहाँ पर सेल करने के लिए उसके पास एक वाकनर का यहाँ पर आईडी होना चाहिए, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन हॉल पर चला जाता है, जहाँ पर उसको चेक करते हुए उसे ई रैंक का यहाँ पर आईडी कार्ड बनाकर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनको ली के बॉडी पर कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसका यहाँ पर पहले से ही एक माइनर के रूप में रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है। वहीं पर ई रैंक होने की वजह से सभी लोग उसको देखते हुए हंस रहे थे। वहीं पर ली उस रजिस्ट्रेशन हॉल से बाहर आते हुए बताता है, यहाँ पर उनको मेरे शैडो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। टाइटन शैडो कहता है, यहाँ पर ह्यूमंस मेरे शैडो एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। वहीं पर ली को ये अच्छा भी लगता है, क्योंकि वह अपने पावर शैडो सिस्टम को यहाँ पर शो करना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह से वेपन यहाँ पर सेल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब वो उस वेपन को सेल करने के लिए ब्लैक मार्केट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी तरह के शेरी डील्स किया जाता था। जहां पर टाइटन शैडो भी कहने लगा, यहाँ पर ब्लैक साउंड तो शैडो सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा है। वहीं पर एक माइनर को देखने के बाद वहाँ के कुछ लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि इस जगह पर एक माइनर रेयरली शो होता था। उनके बातों को सुनने के बाद टाइटन शैडो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बताता है, सच में यहाँ पर इंसान काफी ज्यादा अभद्र होते हैं और वो बस एक मेटल के टुकड़े को डिवाइन वेपन मानते हैं। सच में इसको देखने के बाद तो हंसी आती है। अब इतने में ही हेयो नाम का लड़का वहाँ पर ली को देखने के बाद कहने लगता है, तुम एक माइनर होके यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर हमारे कुछ सामान को गंदा कर दोगे तो तुम अपने पूरे जीवन भर इसको चुका नहीं पाओगे। जहाँ पर ली कहता है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी मैनर नहीं है कि यहाँ पर आखिरकार अपने कस्टमर से किस तरह से बात किया जाता है? वो अपने नाक को बंद करते हुए कहता है, तुम अपने आप को देखो, तुम बस यहाँ पर एक गरीब और गंदे लड़के हो। क्या तुम यहाँ पर किसी चीज को अफोर्ड कर पाओगे? जिसको सुनने के बाद ली आपने उस सोड को जमीन पर काफी जोर से रखते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामान को खरीदने के लिए आया भी नहीं हूँ। तुम बस यहाँ पर अपने मालिक को बुलाकर इसे देखने के लिए कहो कि आखिरकार इस वेपन का अर्थ कितना हो सकता है। उसने उस सोड को इतना जोर से रखा होता है कि वहां पर कुछ जमीन भी टूट जाता है। लेकिन इतने में ही वहां पर सुकिंग नाम की लड़की चाहुओ नाम के लेवल डी वाले अवाकनर के साथ में आकर ली का मजाक उड़ाती हुए हुओ को बताती है, तुम एक लेवल डी एडवांस पर होने के बाद भी इस तरह के लोगों को अंदर आने कैसे दे सकते हो? ये पूरी जगह उसकी वजह से स्मेल कर रहा है। अब उन दोनों को देखने के बाद हुओ उनके तरफ जाती हुए यहाँ पर उनका तारीफ करने लगा, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि यंग मास्टर झाओ यहाँ पर किसी न किसी अच्छी चीज को ही बेचने के लिए आया होगा। जहाँ पर झाओ वो एक सोड को दिखाते हुए बताता है, मुझे यहाँ पर दूसरी दुनिया के गेट से एक शानदार सोड मिल रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सेल करके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक कार को
परचेस करना चाहता हूँ। उस सोड को देखने के बाद वो बताता है ये तो एक वाइंड हॉल सोड है जो कि खुद अटैक पावर को बूस्ट करता है, जो कि यहाँ पर लेवल डी वाले अवाकनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर सुक्विंग को देखने के बाद ली थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि कभी वो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन ली के पेरेंट्स मर जाने के बाद वो उसको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ली के सर पर काफी सारा कर्ज और यहाँ तक कि उसको कंपनसेशन भी नहीं मिला था। तो आखिरकार एक लड़की एक गरीब लड़के के साथ में क्यों रहना चाहेगी, इसलिए वो उसको लूजर कहते हुए बीच रास्ते पर छोड़कर चले जाती है। ली के मुंह से सुक्विंग का नाम सुनने के बाद झाहुआ उससे पूछता है क्या तुम उसको जानती हो, लेकिन सुक्विंग उसको पहचानने से साफ साफ मना कर देती है। वो बताने लगती है कि वो जरूर उसका फैन होगा, क्योंकि वो एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी भी है। अब झाहुआ काफी ज्यादा गुस्से में ली को कहने लगा, आखिरकार तुम जैसे ट्रैश की हिम्मत कैसे हुई उसको यहाँ पर नाम से बुलाने की, जो कि रोड पर कचरा उठाने के लायक भी नहीं है, और तुम यहाँ पर किस तरह के ट्रैश चीज को लेकर भेजने के लिए आए हो। इतना कहकर वो अपने सोर्ड से ली के सोर्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा उसका ही सोर्ड यहाँ पर टूट गया। अब यहाँ पर मजाक उड़ाने की बारी ली की होती है। वो कहता है यहाँ पर देखने से तो तुम्हारा ही सोर्ड ट्रैश निकला। वहीं पर झाऊ ने बता रखा था कि वो सोर्ड आयरन और बाकी काफी सारी चीज को आसानी से काट सकता है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने के बाद सुक्विंग गुस्सा होने लग जाती है। वहीं पर झाऊ को भी ली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सीधा ली को जान से खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ में आज के कुछ भी चैप्टर आए ना, अभी तक जितने भी चैप्टर आए उनको मैंने सारे कवर कर रखा है, और इतने तक ही हुए, मतलब चैप्टर इतने तक खत्म हो गए। तो जितने चैप्टर आएंगे ना हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, मतलब कंटिन्यू रखेंगे, बस तुम लोग सपोर्ट दिखाओ भाई लोग। तो हम जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। वहीं पर झाओ को भी ली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सीधा ली को जान से खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली उसके पंच से काफी आसानी से बच गया, क्योंकि ली के सामने वो काफी ज्यादा स्लो था। उसको अपने अटैक से इस तरह से बचता हुआ देखकर झाओ बताता है सच में तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन तुम इस बार बच नहीं पाओगे। इतना कहकर वो काफी तेजी से उसको किक मारने लगा, लेकिन ली भी यहाँ पर उससे भी तेज उसके अटैक को डॉज करने लगता है। वो मनी मन में सोच रहा था जिसने ट्रायल पे मैंने बॉक को मारा था उनके अटैक के मुकाबले तो यहाँ पर इसके अटैक काफी ज्यादा स्लो है। वहीं पर वो गुस्से से लाल हो चुका था, क्योंकि ली यहाँ पर उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो दोबारा ली को पंच मारते हुए खुद से ही कहता है क्या यह लड़का एक माइनर नहीं है जो कि दूसरे डायमेंशन पर काम करता है, उसको तो यहाँ पर एक ई रैंक वाले अवाकनर से भी कमजोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं डी रैंक पर होने के बाद भी आखिरकार उसको क्यों मार नहीं पा रहा हूँ। उसे तो मेरे यहाँ पर एक अटैक भी नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर लिए दोबारा उसके अटैक से बचते हुए अपनी शैडो एनर्जी को रिलीज करता है, जिसने अब झाओ के हाथ को पकड़ लिया था, लेकिन झाओ यहाँ पर ऊपर उछल कर अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा। साथ ही में वो कह रहा होता है तुम जैसे एक माइनर को तो थोड़ा समय बाहर आके दोबारा छुप जाना चाहिए, जहाँ पर ली भी उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। उसने कहा तो क्या फिर यहाँ पर एक कुत्ते को इसी तरह से रस्सी में बंधकर जमीन पर रहना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो झाओ को सीधा जमीन पर पटक देता है। वो तो दर्द से कराने लगा। अब सुक्विंग भी वहाँ पर आके झाओ को उठाने में मदद करने लगती है। वहीं पर ली हंसते हुए कह रहा था ऐसा लगता है यहाँ पर हमारे मिस्टर झाओ एक कुत्ता बनना चाहते हैं। ली को अपने बारे में इस तरह से बोलता हुआ सुनकर झाओ को यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो दोबारा ली की तरफ जाते हुए कहने लगा सच में क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना नहीं चाहते हो, ऐसा लगता है तुम एक माइनर होके अपनी जिंदगी से थक चुके हो, इसलिए अब मैं यहाँ पर मरने में तुम्हारी मदद करता हूँ। वो यहाँ पर ली को मार पाता उससे पहले वहाँ पर उस सब का ओनर वांगडाफ है जो कि डी रैंक पर होता है, वो आकर उनके फाइट को रोक देता है। झाओ भी वहाँ पर वांगडाफे को देखने के बाद वहीं पर रुक गया। वांगडाफे झाओ को बताता है भले ही तुम यहाँ पर मेरे एक लॉयल और रेगुलर कस्टमर हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे शॉप के अंदर इस तरह से फाइट नहीं कर सकते। अब इतने में ही सुक्विंग आकर ली का शिकायत करते हुए कहने लगती है
यहाँ पर इस ट्रैश माइनर ने यंग मास्टर झोउ के स्वॉर्ड को तोड़ दिया। बस इसी वजह से यहाँ पर फाइट हो रहा था। अब वहाँ पर वांग डाफी भी माइनर के बारे में सुनकर ली से पूछता है, क्या यहाँ पर तुमने सच में यंग मास्टर के जो स्वॉर्ड को तोड़ दिया था? जहाँ पर ली भी बताता है, मैंने यहाँ पर उसके स्वॉर्ड को नहीं तोड़ा था, बल्कि उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से मेरे स्वॉर्ड तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा उसका ही स्वॉर्ड टूट गया। इसलिए यहाँ पर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब वांग डाफे दोबारा झोउ से पूछता है, क्या वो यहाँ पर सच बोल रहा है? अब वो उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों ली को लूटना चाहते थे। दरअसल उनको पता चल गया था कि ली का जो स्वॉर्ड है वो कोई साधारण स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए वो दोनों यहाँ पर मिलकर ली के स्वॉर्ड को फ्री में हड़पना चाहते थे। अब उन दोनों के बीच में यहाँ पर बात हो जाने के बाद वांग डाफे ली की तरफ आते हुए कहता है, यहाँ पर अगर यंग मास्टर झोउ मेरे ऊपर भरोसा करते है तो मैं यहाँ पर तुम दोनों के मामलों को काफी आसानी से सुलझा सकता हूँ। उसने ली से उसका स्वॉर्ड मांगा। ली भी बिना कुछ बोलते हुए उसको अपना स्वॉर्ड दे देता है। जैसे ही स्वॉर्ड वांग डाफे के हाथ में पड़ा, उसको काफी ज्यादा भारी फील होता है, क्योंकि उस स्वॉर्ड का वेट कम से कम 100 पाउंड्स होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार एक माइनर होके वो इस स्वॉर्ड को इतनी आसानी से कैसे उठा सकता है। उसे तो यहाँ पर शक होने लग जाता है कि ली कहीं पर एक इवलबर तो नहीं है। अब वो यहाँ पर ली को चेक करना चाहता था कि आखिरकार वो एक इवलबर है कि नहीं है। अब वो ली से पूछता है, तुम जिससे एक माइनर को आखिरकार इस तरह का वेपन कहाँ से मिला? ली ये बताता है, ब्लैक मार्केट कब से यहाँ पर सेलर की आइडेंटिटी और आइटम के ओरिजिन के बारे में पता करने लगा। जिसको सुनने के बाद वांग डाफे कहता है, यहाँ पर बस मैंने क्यूरोसिटी की वजह से पूछा था। अगर तुम यहाँ पर अपने बारे में बताना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हें फोर्स भी नहीं करेंगे। वहीं पर ली को भी पता चल गया था कि वांग डाफे उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बताता है, यहाँ पर मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस स्वॉर्ड के बारे में बात किया जाए तो ये तो बस मुझे माइनिंग करते टाइम मिला था। अब ली के मुंह से ये सब सुनने के बाद वांग डाफे को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये तो एक लो लेवल का माइनर है, इसलिए अब वो कहने लगा, ये स्वॉर्ड वाकई में काफी ज्यादा मजबूत तो है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं है, इसलिए इसका अर्थ केवल 100 बॉक्स तक ही हो सकता है। और इसके अलावा अगर यंग मास्टर झोउ का स्वॉर्ड यहाँ पर नहीं टूटा होता तो वो कम से कम 2 मिलियन तक हो सकता था। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम बस एक माइनर हो, और ये तुम्हारे लिए आसान भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा टूटा हुआ स्वॉर्ड भी तुमसे खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हें बस यंग मास्टर झोउ के स्वॉर्ड के बदले में 2 मिलियन पैसा कंपनसेशन के बदले में देना होगा। वो उस तरह से दिखा रहा था कि जैसे वो यहाँ पर ली का मदद कर रहा हो। अब वो हंसते हुए झोउ से पूछता है, आखिरकार आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जहाँ पर झोउ भी हंसते हुए यहाँ पर जवाब देता है। वहीं पर सुक्यूंग कहने लगती है, यहाँ पर वो एक माइनर है, इसलिए वो इतने सारे पैसे यहाँ पर एफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था उसका क्या हुआ? झोउ बताता है, तुम बिल्कुल भी चिंता ना लो, हम यहाँ पर उसके ऑर्गन्स बेचकर भी 2 मिलियन पैसे लेकर ही छोड़ेंगे। वो दोनों तो यहाँ पर खुश होने लगे थे। अब इतने में ही जो वांग डाफे के पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे वो ली के पास आने लगते हैं। ली ने कहा, यहाँ पर सच में तुमने काफी अच्छी तरह से प्लानिंग करके काम किया है। वांग डाफे ने पूछा, आखिरकार तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? ली यहाँ पर अपने शैडो एनर्जी को रिलीज करते हुए बताता है, यहाँ पर तुम्हें लगता है कि इससे केवल मुझे ही प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो।